Hello students, welcome to my channel Tech Science. My name is Sir Zishan. आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के लास्ट चैप्टर के लेक्चर 2 में हमने डिस्कस करना है पहला टॉपिक काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट, आपने जनरल गैस इक्वेशन के बारे में सुना होगा जो कि होती है PV इज इक्वल टू nRT। स्टूडेंट्स, इस रिलेशन के अंदर हमें जो सबसे पहले चीज़ नज़र आ रही है P इज इक्वल टू प्रेशर। सेकेंड नंबर पे आर है, आर इज इक्वल टू जनरल गैस कांस्टेंट। आर इज जनरल गैस कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब आप इस रिलेशन को देखें, इसमें आपको जो n नजर आ रहा है, n होते हैं नंबर ऑफ मोल्स। n आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। जब हमें नंबर ऑफ मोल्स को निकालना होता है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रोस नंबर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, n इज इक्वल टू n कैपिटल N जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है, डिवाइडेड बाय A फॉर एवोगैड्रोस, N फॉर नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, ये रिलेशन जो है इक्वेशन 1 का, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, PV इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाय NaRT। PV इज इक्वल टू N R डिवाइडेड बाय Na, साथ में क्या आ जाएगा, T। स्टूडेंट्स, R डिवाइडेड बाय Na इक्वल होता है हमारे पास K के। अब K क्या चीज़ है? K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी एक स्पेसिफाइड वैल्यू है जो कि आपको मैं लेक्चर के लास्ट में बताता हूं। अभी फिलहाल आप इतना याद रखें, PV इज इक्वल टू N R डिवाइडेड बाय Na की जगह पे हमने क्या प्लेस करना है, K प्लेस करना है। सो स्टूडेंट्स, PV इज इक्वल टू NKT। इट इज इक्वेशन नंबर 1। अब लास्ट लेक्चर जो था उसमें जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की थी वो कुछ इस तरीके से थी, P इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3 N डिवाइडेड बाई V 1/2 mv स्क्वायर। ये जो V है ये वॉल्यूम को शो करता है। ये रिलेशन था प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन वाला। तो यहाँ से हमने P को V के साथ अटैच करना है, तो V का हमने जब इस साइड पर रेसिप्रोकल वे में लिखेंगे तो PV इक्वल हो जाएगा 2/3N 1/2 mv स्क्वायर के। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। हमने कंपैरिजन कर लेना है इक्वेशन 1 का इक्वेशन 2 के साथ। फॉर comparison of equation 1 and equation 2, NKT is equal to 2/3N 1/2 mv स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस n से हमने इस n को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। हमें किसकी इंटरप्रिटेशन चाहिए थी, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को हमने अलहदा किया, T इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3K 1/2 mv स्क्वायर। स्टूडेंट्स, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है और k भी हमारे पास कांस्टेंट है। अब जब सारे कांस्टेंट हम खत्म करेंगे तो हम लिख सकते हैं टेम्परेचर हैज डायरेक्ट रिलेशन विद काइनेटिक एनर्जी बिकॉज हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किस चीज़ को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो गैस वेसल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड होंगे, एक गैस वेसल बनाई, उसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स की हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जितना ज़्यादा हमारे पास उनका टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा स्टूडेंट्स उनकी क्या हो जाएगी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो ये एक वेसल है, इसके अंदर हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो टेम्परेचर की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन थी उसके अंदर भी क्या देखा गया, इंक्रीज देखा गया। अब हम आते हैं इसके स्टार्ट की तरफ। मैंने छोड़ा था कि R डिवाइडेड बाय Na, इसे आप कहते हो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स 1.38
मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर -23, 10.38 मल्टीप्लाई 10 हैज़ पावर -23 जॉल पर केल्विन। ये इसका क्या है, यूनिट है। बाज़ दफ़ा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स हमारे पास जब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं तो वो है हमारे पास इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बाद कि किस तरीके से आप बॉयल्स लॉ को ड्राइव कर सकते हो इस इक्वेशन को यूज करते हुए। स्टूडेंट ये इक्वेशन क्या थी, P इज इक्वल टू 2/3n 1/2 mv स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आप देखें बॉयल लॉ के केस में प्रेशर और वॉल्यूम को जब आप यूज करते हो तो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आप देखें टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। हमारे पास जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गया तो ये रिलेशन कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, पी वी डिवाइड हो रहा था, इक्वेशन के उस साइड पर ले गए, 2/3n 1/2 mv स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, सो pv इज इक्वल टू k। इट इज बॉयल्स लॉ जो हमने ड्राइव किया इस इक्वेशन से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ल्स लॉ की तरफ कि व्हाट इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स का कानून क्या होता है। स्टूडेंट्स आप देखें इस रिलेशन को, P इज इक्वल टू 2/3 n डिवाइडेड बाय V 1/2 mv स्क्वायर। स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल लेता हूँ, V को उधर ले जाता हूँ, P को नीचे ले आता हूँ, 2/3 n डिवाइडेड बाय P 1/2 mv स्क्वायर। आप देखें कि चार्ल्स लॉ जब होता है तो उसके अंदर हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है और हमारे पास p भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो टेम्परेचर के साथ भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो रिलेशन ड्राइव हुआ वो कुछ इस तरीके से हुआ कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स ये हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ को कंक्लूड किया और आप इस लेक्चर को नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरनल एनर्जी, एक गैस वेसल है जो इस चैम्बर के अंदर स्टूडेंट्स इनक्लोज्ड है, उसके कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस मॉलिक्यूल्स मोशन की हालत में है, हरकत कर रहे हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप इस चीज़ को देखें कि इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक दूसरे की तरफ से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जो इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स वो फोर्स क्या है, ज़ीरो है। अच्छा जी, अगर वो फोर्स ज़ीरो है हमारे पास तो जो टोटल एनर्जी है वो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनकी मोशन की वजह से है। मोशंस मीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल्स। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड वेसल is sum of potential energy and kinetic energy। तो पोटेंशियल एनर्जी और जो काइनेटिक एनर्जी है स्टूडेंट्स उनका जो सम होता है आप उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। अगर इसके ऊपर लगने वाली फोर्स स्टूडेंट्स ज़ीरो है तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होगी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होगी। अब आप इस बात को देखो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है किस चीज़ के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती होती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास
इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ेगी जब टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा। टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी। अब ये जो इंटरनल एनर्जी का स्टूडेंट्स बढ़ना है, ये डिपेंड नहीं करता पाथ फॉलोड के ऊपर, ये सिर्फ डिपेंड करता है अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की इनिशियल और स्टूडेंट्स फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक पीवी ग्राफ ड्रा करूं तो मैं कहता हूं ये प्रेशर ए है, इस पॉइंट पर जो वॉल्यूम था वो ए था, ये हमारे पास प्रेशर बी है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो बी है। इन दोनों के सामने ये पॉइंट, इन दोनों के सामने ये पॉइंट, तो हमें दो कर्व्स मिलते हैं स्टूडेंट्स। हमें कितने कर्व्स मिलते हैं? दो कर्व्स मिलते हैं, ये फर्स्ट कर्व और ये सेकंड कर्व। तो एक साइकिल बन जाता है। इस साइकिल को देखते हुए हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो वर्क हो रहा है वो किस तरह का होगा, किस तरह के फैक्टर्स उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, इसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे कोई फोर्स नहीं लग रही, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो टोटल एनर्जी किस वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इसके साथ बढ़ जाएगी। अब इंटरनल एनर्जी के बाद हम जब हम आगे चलते हैं तो हम एक रिलेशनशिप को स्टडी करना होता है, जो है स्टूडेंट्स वर्क के दरमियान और हीट के दरमियान। हमारे पास वर्क और हीट की जो इक्विवेलेंस है वो सबसे पहले जॉल ने 19th सेंचुरी के अंदर डिस्कस की थी। तो सेंचुरी कौन सी थी हमारे पास? 19th। और उसके अंदर जो हमारे पास वर्क करने वाले इंसान है वो कौन है? जॉल। तो जॉल ने बताया कि आप जब किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की फ्रिक्शन की वजह से, एटम्स पार्टिकल्स की फ्रिक्शन की वजह से हीट में इजाफा होता है। हीट में इजाफा होता है। अगर हीट बढ़ रही है तो वो किस वजह से बढ़ रही है? वर्क की वजह से बढ़ रही है। और अगर आप किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हो तो उसके अंदर हीट का इजाफा हो रहा है। हीट दे रहे हो तो वो सिस्टम वर्क कर रहा है। तो इससे ये पता चला कि इक्विवेलेंस है इसके दरमियान, वर्क के दरमियान, बिटवीन हीट एंड वर्क, देयर इज इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। कि आप हीट देंगे सिस्टम वर्क करेगा, आप वर्क करेंगे सिस्टम के अंदर हीट पैदा होगी। अब इस चीज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हमने ये एक सिस्टम का फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, इसको आप इस डायरेक्शन से हीट दे रहे हो, हीट को शो करते हो क्यू से, यहाँ पे हीट इनपुट, और यहाँ से सिस्टम हीट लीव कर रहा है, इट इज हीट आउटपुट। स्टूडेंट्स, ये एक और सिस्टम हो गया। आप इस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे सिस्टम आपके लिए वर्क कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्क आउटपुट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क इनपुट। सो जब आपका सिस्टम आपके लिए वर्क करता है, वर्क आउटपुट, तो आप उसको पॉजिटिव लेते हो। जब सिस्टम के ऊपर आप वर्क करते हो आप उसको नेगेटिव लेते हो। जब हीट सिस्टम के अंदर इंटर होती है आप उसको पॉजिटिव कहते हो। जब हीट सिस्टम को लीव करती है आप उसको नेगेटिव कहते हो। अब इस चीज़ को समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैंने एक सिलेंडर बनाया है। ये सिलेंडर का स्टूडेंट्स एक पिस्टन है, इसके अंदर जो गैस इनक्लोज्ड है स्टूडेंट्स, उसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास V है। इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था स्टूडेंट्स वो क्या है? V है। अगर हम यूँ करते हैं कि इसको हीट देते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ हीट पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है। और जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करके आता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया स्टूडेंट्स? उसने डिस्टेंस कवर किया डेल वाई। कितना डिस्टेंस कवर किया? डेल वाई। तो वर्क डन को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। W इज इक्वल टू एफ, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है स्टूडेंट्स? डेल वाई। आपको पता है प्रेशर का फार्मूला इक्वल होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया के।
तो फोर्स किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी हमारे पास, प्रेशर एरिया के। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर एरिया। तो स्टूडेंट्स हमने फोर्स की जगह पे पुट कर देना है किस चीज़ को, प्रेशर को, और एरिया को, साथ में क्या चीज़ आ जाएगी, डेल वाई। अब स्टूडेंट्स देखिए एरिया को आप y से मल्टीप्लाई कर रहे हो, y इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसका यूनिट मीटर है, एरिया का यूनिट क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए डेल वाई का जो यूनिट है वो इक्वल होता है मीटर क्यूब के। तो मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। सो ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, पी डेल वी के। अब आप देखो हीट देने से वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर होता तो ये क्या हो जाता हमारे पास, नेगेटिव हो जाता। तो आउटपुट पॉजिटिव हो जाता, इनपुट क्या हो जाता, नेगेटिव हो जाता। बेसिकली जितने भी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है स्टूडेंट्स, जितने भी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो डील करते हैं कि किस तरह से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। मैकेनिकल एनर्जी मींस सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। सो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर थर्मो के हम लॉज को स्टडी करें तो उसके लॉज हमें बेसिकली दो बातें बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप, कि क्या उनके दरमियान ताल्लुक है। स्टूडेंट्स किन के दरमियान, दो बातों के दरमियान। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट, और सेकंड हीट किस तरीके से कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इन थर्मोडायनेमिक्स वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास था लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का हल्का सा आइडिया। अब हम चलते हैं इस लेक्चर को नोट करने के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बर्तन के अंदर पानी लिया है और आप उसको हीट कर रहे हो। बर्तन के अंदर पानी लो, आप उसको हीट करो। हीट करने के बाद आप उस पानी को निकालो, इस्तेमाल करो, जो भी हुआ। लेकिन जब आप बर्तन को हाथ लगाओगे वो गर्म है, मतलब बर्तन की सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। आप सुबह सुबह घर से निकले, आपने बाइक को, कार को स्टार्ट किया और आप रवाना हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। स्टार्ट में जब सुबह सुबह आपने बाइक के इंजन को हाथ लगाया वो ठंडा था, लेकिन जब आप उसको स्टार्ट करके आगे लेके जाते हो तो जब आप डेस्टिनेशन पर पहुंचते हो और आप फील करते हो इंजन से हीट फील हो रही होती है। अब आपको आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी साइकिल आपको आपके घर से एक डेस्टिनेशन पर लेकर आई, उसके बाद वो गर्म हो गई। उसके बाद वो क्या हो गई, गर्म हो गई, मतलब उसके अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ। सो स्टूडेंट्स जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि जब आप किसी सिस्टम को हीट देते हो तो हीट अपेयर होती है दो चीज़ों के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट अपेयर होती है वर्क डन के अंदर, और सेकेंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर। सो हीट अपेयर एज वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो Q इज इक्वल टू डेल U प्लस W, कि जितना आप हीट दोगे वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। लेट्स सपोज इनिशियल जो हमारे पास थी इंटरनल एनर्जी वो U1 थी, और जो फाइनल है वो क्या है स्टूडेंट्स, U2 है। सो डेल U इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरनल एनर्जी का अगर रिलेशन ड्राइव करें तो वो किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, Q माइनस W के। तो जितना हमने हीट दी वर्क डन करने के बाद माइनस W, वर्क डन करने के बाद जो बाकी रिमेनिंग है वो चेंज हो जाती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। अब आप देखो, लेट्स सपोज मैंने एक बाईसाइकिल पंप लिया। ये बाईसाइकिल पंप है स्टूडेंट्स, इससे साइकिल के अंदर हवा भरी जाती है। ये स्टूडेंट्स उसका
पिस्टन है, ये उसका हैंडल है। हमने हैंडल के ऊपर स्टूडेंट्स क्या लगाई, फोर्स लगाई। जब फोर्स लगाई हैंडल के ऊपर तो किसके ऊपर हमारे पास प्रेशर पड़ा, एयर के ऊपर। तो जब एयर के ऊपर प्रेशर पड़ा तो एयर वार्म हो गई। क्या हो गई, वार्म हो गई। यहाँ पे उसके टेम्परेचर को मेयर करने के लिए हमने एक डिवाइस लगाई, उस डिवाइस को हमने नाम दे दिया थर्मोकपल का, जो कि काम करता है टेम्परेचर को मेयर करने का। तो यहाँ से फील होगा कि जब हमने वर्क डन किया तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, किसकी, पिस्टन के अंदर मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स की। तो उसके नतीजे में वो क्या हो गया, हमारे पास टेम्परेचर उसका थर्मोकपल से हमें पता चला कि बढ़ गया। सेम इट इज़ हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स देखें, हम डेली लाइफ में जो भी फूड कंज्यूम करते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है और वो यूज़ होता है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ टाइप के रिएक्शंस में। तो आप उस रिएक्शन को क्या कहते हो, मेटाबॉलिज्म कहते हो। अब देखिए, हमारे पास जो फूड है वो चेंज होता है बॉडी के अंदर जाके इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट वर्क डन कर रहा हूँ। बाकी की जो एनर्जी है वो मेरे बॉडी के इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल होती है। जस्ट लाइक मेरे बॉडी सेल से मिलके बना है, एक सेल डाई होगा उसकी जगह पे और सेल बनेगा तो सेल रिप्लेसमेंट। उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज़, ब्रेन नरिश, न्यूरॉन्स की मोशन वगैरह वगैरह, इन सब के अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है बॉडी का वो फील होता रहता है। लेट्स सपोज आपने देखा होगा कुछ लोग फैटी होते हैं तो वो ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं, वर्क कम करते हैं, तो बाकी बचती जो एनर्जी है वो बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन की शक्ल में क्या हो जाती है, कैलोरीज की शक्ल में सेव हो जाती है। अब इस चीज़ को देखते हैं, अगर हम कुछ इस तरीके से करें कि फूड हम नहीं कंज्यूम कर रहे ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो जो हीट है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास बॉडी को मिलना ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और साथ में इंटरनल एनर्जी भी बॉडी की चेंज हो रही है। तो जो चेंज है वो किस तरीके से होगी स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से होगी कि जब आप वर्क करोगे, जब आप वर्क करोगे तो आपके बॉडी का जो इंटरनल एनर्जी है वो नेगेटिव होगा। कैसे, जैसे आप रोज़ा की हालत में होते हैं तो आपने वर्क डन तो किया लेकिन आपने फूड कंज्यूम नहीं किया, तो आपकी बॉडी जो अंदर मौजूद कैलोरीज हैं उनको कंज्यूम करना शुरू कर देती है, तो आप स्लिम होना शुरू हो जाते हो। तो इन द लास्ट आपके बॉडी का इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेक्चर था, सॉरी सेकंड लेक्चर था, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।